अगर आप नर्सिंग एग्जाम में अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखना चाहते हैं तो ये 25 सवाल आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चलो दोस्तों, एक बार फिर स्मार्ट रिवीजन कर लेते हैं। याद रखो, सिलेक्शन उनको मिलता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सही डायरेक्शन में पढ़ते हैं। आज के ये सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट बूस्ट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 1 से 25 क्वेश्चन लिया था एएनएम। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फाइनल स्टेप इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन अ लार्ज स्केल इज। बड़े पैमाने पर जल शुद्धिकरण का अंतिम चरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन जल शुद्धिकरण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें क्लोरीन, ओजोन या अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग करके पानी में उपस्थित रोगजनक जीवाणु, वायरस और परजीवी नष्ट किए जाते हैं। यह चरण सुनिश्चित करता है कि पानी पीने योग्य और पूरी तरह सेफ हो। एक बार हम बाकी ऑप्शन पर भी विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो होता है वो पानी में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं उसे हटाते हैं, लेकिन यह जम्स नहीं मारते। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में स्टोरेज लिखा गया है। स्टोरेज जो होता है वो सेडिमेंटेशन को बढ़ाता है, पर यह अंतिम शुद्धिकरण स्टेप नहीं है। सी में लिखा हुआ है बॉइलिंग। बॉइलिंग इफेक्टिव है पर लार्ज स्केल ऑफ प्यूरिफिकेशन के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाना होता है, इसीलिए बॉइलिंग प्रक्रिया के माध्यम से वाटर को प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ दीज इज साइनोटिक हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सी कृष्ण रंगी या नीला हृदय संबंधी बीमारी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉफ, TOF। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट, टॉफ का फुल फॉर्म होता है। यह एक प्रमुख साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है जिसमें 4 कार्डियक डिफेक्ट होते हैं। इसमें रक्त का ऑक्सीजनेशन कम हो जाता है, जिस कारण बच्चे की त्वचा नीली पड़ने लगती है। यह जन्मजात हृदय रोग होता है। इसके लिए इमीडिएट मेडिकल इवैल्यूएशन और करेक्टिव सर्जरी की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। निम्नलिखित में से कौन पूर्व प्रसव के चिन्ह है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेपिंग इंट्रोटस। गेपिंग इंट्रोटस योनि द्वार का चौड़ा होना प्रीवियस वर्जिनल डिलीवरी का सबसे प्रमुख संकेत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडियल टाइम फॉर ट्यूबोक्टोमी फॉलोइंग मेन्स्ट्रुएशन इज। रक्त स्त्राव के बाद नसबंदी का आदर्श समय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज मेंसेस के तुरंत बाद ट्यूबोक्टोमी का आइडियल समय है, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी की संभावना न्यूनतम होती है और यूट्रस थीन लाइन और रिलैक्स्ड होते हैं, जिससे सर्जिकल प्रोसीजर सुरक्षित रहता है, इन्फेक्शन रिस्क भी कम होता है और रिकवरी तेजी से होती है। इसमें हम बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन किया गया है ओव्यूलेटरी फेज। ये जो समय होता है उस समय उच्च प्रेगनेंसी के चांस होते हैं और यह अनसेफ होता है। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया है सेकेंडरी फेज। इस फेज में एंडोमेट्रियम थिक और इन्फेक्शन रिस्क भी बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है मेंस्ट्रुअल फेज। इस फेज में जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है
तब ब्लीडिंग के कारण अनसुटेबल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोलिफरेटिव फेज। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन विच टाइप ऑफ एबॉर्शन फेटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड। किस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण निष्प्राण और एक परिवर्तित काल के लिए गर्भाशय के अंदर रखा हुआ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में फेटस यूट्रस में डेथ के बाद कई दिनों और कई हफ्तों तक रिटेन रहता है। कोई ब्लीडिंग या पेन प्रोमिनेंट नहीं होता। डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से कंफर्म किया जाता है। यह कंडीशन इमरजेंसी मैनेजमेंट की मांग करती है ताकि इन्फेक्शन या DIC जैसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसमें हम DIC को थोड़ा समझ लेते हैं। मिस्ड एबॉर्शन की स्थिति में DIC की स्थिति बनती है। इसका फुल फॉर्म होता है डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। यह एक गंभीर जटिलता है जिसमें रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, जिससे शरीर की छोटी रक्तवाहिकाओं में खून के छोटे छोटे थक्के जम जाते हैं। इससे रक्त स्त्राव और आर्गन फेलियर हो सकता है। डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन DIC एक जानलेवा स्थिति है। दोस्तों, सवालों को सिर्फ पढ़ो मत, महसूस करो, क्योंकि जो समझा है वही एग्जाम हॉल में साथ देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द पार्ट ऑफ फेटल सर्कुलेशन विच बिकम फोशल ओवल्स आफ्टर बर्थ इज। भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग जन्म के पश्चात अंडाकार खाद बन जाता है? इसका की राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्बिलाइकल आर्टरी। अम्बिलाइकल आर्टरी जन्म के बाद बंद होकर मेडियल अम्बिलाइकल लिगामेंट बनती है, जबकि फोरामेन ओवल बंद होकर फोसा ओवल्स बनाती है। लेकिन ऑप्शन में केवल अम्बिलाइकल आर्टरी वह स्ट्रक्चर है जो बर्थ के बाद एनाटॉमिकल परिवर्तन से नॉन फंक्शनल होकर नया रूप लेती है। इसीलिए यही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी भी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में यह लिगामेंटेड टेरेस बनाती है जो कि फोसल्स ओवल्स नहीं बनाती, और ऑप्शन नंबर सी ओवम लिखा हुआ है जिसका कि सर्कुलेशन से कोई संबंध नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी, अम्बिलाइकल आर्टरीज, यह मेजर फेटल शंट नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ड्रग इज कॉन्ट्राडिकेटेड इन अ लेबरिंग मदर विथ हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर ग्रसित प्रसूत माता को कौन सी औषधि निषिद्ध है या कौन सी औषधि नहीं देनी चाहिए? जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेदर्जीन। मेदर्जीन BP को अचानक और काफी बढ़ा देता है, इसीलिए हाइपरटेंसिव मदर्स को स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राडिकेटेड है। यह सीवर वसोकंस्ट्रक्शन कर सकता है जिससे कि स्ट्रोक, इक्लेम्सिया वर्सनिंग और प्लेसमेंटल परफ्यूजन में कमी आ सकती है। लेबर और पोस्टपार्टम पीरियड में यह हाई रिस्क ड्रग मानी जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा हुआ है जो कि लेबर इंडक्शन में सेफ होता है, और ऑप्शन बी में ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है जो कि कंट्रोल डोज में सेफ होता है, और ऑप्शन नंबर डी में मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है जो कि हाइपरटेंशन में लाइफ सेविंग ड्रग का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ। प्रसव का तीसरा चरण
खत्म होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल के प्रसव के साथ। लेबर का तीसरा चरण बेबी के जन्म से प्लेसेंटा के कंप्लीट एक्सपल्शन तक रहता है। प्लेसेंटा पूरी तरह बाहर आने पर ही थर्ड स्टेज समाप्त होती है। यह स्टेज महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय पोस्टपार्टम हार्मरेज का जोखिम सबसे अधिक होता है। एक्टिव मैनेजमेंट से ब्लीडिंग को काफी घटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ द इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर इट इज। यदि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रामक रोग सीधे ही स्थानांतरित होता है तो वह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज वह होती है जो सीधे संपर्क, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, बॉडी फ्लूइड्स या क्लोज इंटरेक्शन से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है। इसी कारण कोरोना के समय हम मास्क का उपयोग करते थे। इसका ट्रांसमिशन फास्ट होता है और आउटब्रेक का खतरा बढ़ जाता है, जिस कारण फ्लू, मेजल्स, कोविड-19, टीबी इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड सी बिकम अ रिजर्वायर फॉर पैथोजेन इन। हेपेटाइटिस बी और सी जैसी संक्रामक बीमारी रोग जनकों का आश्रय बन जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लड। हेपेटाइटिस बी व सी वायरसेस मुख्यतः इन्फेक्टेड ब्लड में पनपते हैं। ब्लड ही इनका सबसे बड़ा रिजर्वायर माना जाता है, जिससे ट्रांसफ्यूजन, नीडल शेयरिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट और वर्टिकल ट्रांसमिशन द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। वायरस लंबे समय तक ब्लड स्ट्रीम में जीवित रह सकता है। रिवीजन बार बार करने से केवल दिमाग स्ट्रांग नहीं होता, यह कॉन्फिडेंस भी देता है। इस वीडियो को बार बार सुनो, याद पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। शल्य क्रिया उपकरण और शल्य क्रिया ड्रेसिंग को निर्जीवाणु करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड। ऑटोक्लेव सबसे प्रभावी और साइंटिफिक तरीका है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, लाइनेन और मेटल उपकरणों को स्टरलाइज करने का। इसमें 121 सेंटीग्रेड तापमान और 15 एलबीएस प्रेशर पर 15 to 20 मिनट तक मॉइस्ट हीट दी जाती है, जिससे सभी स्पोर्स, बैक्टीरिया और वायरसेस नष्ट हो जाते हैं। तो ऑटोक्लेव सबसे प्रभावी और साइंटिफिक तरीका है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, लाइनर और मेटल उपकरणों को स्टरलाइज करने का। आइए हम इनके अन्य विकल्पों को थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है सोप और वाटर। ये केवल क्लीनिंग करता है, स्टरलाइजेशन नहीं करता। जर्म्स पूरी तरह नष्ट नहीं होते इससे। और ऑप्शन नंबर सी है एथिलीन ऑक्साइड गैस। ये जो है प्लास्टिक, रबर जैसी हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए है, सामान्य इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है केमिकल्स आर यूज्ड। केमिकल जो है वो डिसइंफेक्शन करते हैं, ना कि कंप्लीट स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑफन रिलेटेड टू पुअर हैंड वॉशिंग एंड। अस्पताल में होने वाले संक्रमण प्रायः निम्न हस्त प्रक्षालन तथा खाली स्थान से संबंधित है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इम्प्रॉपर कैथेटर केयर।
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI का सबसे बड़ा कारण है इम्प्रॉपर कैथेटर केयर है। फॉली कैथेटर की गलत टेक्निक, ड्रेनेज बैग जमीन पर रखना, टबिंग का किंक होना या समय पर क्लीनिंग ना करना इन्फेक्शन को रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए एसेप्टिक टेक्निक और प्रॉपर कैथेटर केयर इसेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन इज 2% ग्लैटल्डिहाइड सोक इन इंस्ट्रूमेंट फॉर 2% ग्लूटेराल्डिहाइड में उच्च कक्षा के विसंक्रमण को प्राप्त करने के लिए उपकरण को भिगोना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 मिनट्स। 2% ग्लूटेराल्डिहाइड एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है जो एंडोस्कोप्स प्लास्टिक रबर आइटम को डिसइंफेक्टेंट करने में उपयोग होता है। हाई लेवल डिसइंफेक्शन के लिए मिनिमम 30 मिनट्स का इंस्ट्रूमेंट को सॉल्यूशन में डुबोकर रखना आवश्यक है। इससे बैक्टीरिया, वायरसेस और कुछ स्पोर्स नष्ट होते हैं। इसमें अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि 20 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर। 1 आवर इफेक्टिव है पर मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 मिनट और 15 मिनट्स सरफेस क्लीनिंग जैसा होता है। इफेक्ट इनएडिकेट है, मतलब कि क्लीनिंग बस होगा बट नतीजा पर्याप्त रूप से नहीं निकलेगा। और 20 मिनट जो है ये हाई लेवल नहीं है, केवल इंटरमीडिएट डिसइंफेक्शन देती है। रिवीजन करते रहो क्योंकि सिलेक्शन किस्मत से नहीं तुम्हारी लगन से मिलता है। अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपने दिल से इस चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करके ये लिखना कि आई विल क्रैक दिस नर्सिंग एग्जाम। सब्सक्राइब करो ताकि अगला प्रैक्टिस सेट मिस ना हो और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। आपकी सफलता हमारा मिशन। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्यूचर हेल्थ नर्सेस।